कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के से होती है जो एक पेड़ पर आराम से बैठा है और अपनी माँ को देख रहा होता है जो उस समय नदी में कपड़े धो रही है। और उसका बड़ा भाई जो पास में मछली पकड़ रहा है, अचानक उसे एक दुश्मन का विमान आसमान में दिखाई देता है। उसकी माँ अपने बेटों को छिपने के लिए आवाज लगाती है, लेकिन सरजई अपनी जगह पर बैठा रहता है और वो यह दिखाता है कि डर नहीं रहा है। वह अपने गुलेल में एक पाइन शंकु लोड करता है और अपनी कल्पना में सटीक निशाना साधता है। वह उस विमान को मार गिराता है और फिर वह उत्साह से अभिभूत होकर वह अपनी माँ और भाई को पुकारता है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता है। इस कारण दृश्य फीका पड़ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक सपना था। वो सपने की दुनिया से तब बाहर आता है जब एक पड़ोसी उसे जगाता है और उसे बताती है कि तुम्हारा परिवार मारा गया है, और उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है क्योंकि उसके परिवार पर दुश्मनों की मदद करने का आरोप लगाया गया है। इसीलिए अगर दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया तो उसका वही हाल होगा जो उसके परिवार का हुआ था। वह छोटे सरजई को खिड़की से बाहर धकेल देती है और खुद की कुर्बानी दे देती है, जबकि सरजई जंगल में भागते समय गोलियों की आवाजों को सुनता है, साथ ही जलते हुए घरों को भी देखता है। एक 6 वर्षीय बच्चा जो जंगल में ठोकर खाता हुआ पहुंच जाता है, भयभीत और अकेला है। उसे विश्वास नहीं है कि उसकी माँ चल बसी है। वह उसे पुकारता रहता है, लेकिन उसे खुद की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता है। उसे प्यास लगती है तो एक नदी के किनारे पर पहुंचता है, लेकिन उसी समय दुश्मन के सैनिक आ जाते हैं और उसे छिपने के लिए मजबूर करते हैं। वह एक पेड़ की जड़ों में छुप जाता है। वह मुश्किल से सांस ले पाता है। उसी समय एक सांप उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर रेंगता है। अगर वह चिल्लाता तो मारा जाता। वह अपनी सांस रोककर अपना मुंह भींच लेता है। जब तक कि खतरा टल नहीं जाता वह बच जाता है, लेकिन उसे खतरनाक भूख लग जाती है। वह सैनिकों द्वारा छोड़े गए खाने के टुकड़ों को ढूंढता है। वो बहुत ज्यादा थक जाता है। कीचड़ और दलदलों से होकर वह आगे बढ़ता है। तोपखाने की गर्जना होने के कारण उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल जाती है। फिर वह फुसफुसाते हुए सो जाता है और वो एक सपना देखता है जहां उसकी माँ उसके और उसके भाई के लिए ताजा दूध डालती है, लेकिन उसकी शक्ति कम होती जा रही है। वह मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाता है। वह एक छोटे से हेजहोग को पास आते हुए देखता है और फुसफुसाते हुए उसे मदद ढूंढने के लिए कहता है। सोवियत सैनिकों का एक समूह वहां पहुंच जाता है। उसे वापस कैंप में ले जाने के उनके फैसले से उनके कमांडर नाराज हो जाते हैं, लेकिन वे उसे ऐसी गर्मी में पीछे छोड़ने से भी इनकार कर देते हैं। सरजई मुश्किल से समझ पाता है कि क्या हो रहा है। एक घायल हाथ वाला आदमी उसके बगल में घुटनों के बल बैठा है, खुद का परिचय दे रहा है, जबकि लड़के के होंठ कांप रहे हैं क्योंकि वह उनके सवालों का जवाब दे रहा है। तो सभी को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि सरजई के पास कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वह एक अनाथ बच्चा है। एक रसोइया उसके खाने का भाप से भरा कटोरा दिया और सैनिक उसे आराम देने के प्रयास में उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। अगले दिन जब सूरज शिविर के ऊपर उगता है, लोग बाहर बैठकर बातें करते हैं और मजाक करते हैं। जिस सैनिक ने उसे पाया आंद्रे जर्मन भाषा का अभ्यास करता है, जबकि यूनिट दर्जी याकोब मोइच अपनी वर्दी को पैच करता है। अचानक उनकी बातों में रुकावट आती है क्योंकि दुश्मनों ने वहां पर हमला कर दिया। मेडिकल टेंट में नर्स कात्या सरजई के घावों की देखभाल करती है, जबकि उसे मोटा हार्डी स्टू खिलाने का प्रयास करती है। नर्स काया को छोटा बच्चा बहुत प्यारा लगता है। वो उसे खूब बातें करती है। खतरे से घिरे हुए समय में बड़ा हो रहा लड़का एक ही विचार से ग्रसित है कि कैसे एक मजबूत आदमी बन सकता है और ऐसा व्यक्ति बनना जो दूसरों की रक्षा कर सके। जबकि आंद्रे और नर्सें एक आवारा बकरी को शिविर में ले जाती हैं। कमांडर कैटोव सरजई से मिलने जाता है, तुरंत महसूस करता है कि लड़का उससे कितना गहराई से जुड़ गया है। सरजई की नजर में वह एक पिता की तरह है, एक रोल मॉडल लड़का। उत्सुकता से कमांडर के बहादुरी के पदक, उसकी निजी पिस्तौल देखने के लिए कहता है। कात्या सरजई को खोने से डर रही थी। कमांडर से विनती करती है कि उसे पीछे के अनाथालय में न भेजा जाए। वह उसकी और बाकी सैनिकों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने का वादा करती है। हालांकि कमांडर को यह विचार पसंद नहीं आता। बाद में नर्सें कागजी कार्रवाई भरती हैं, लड़के के भविष्य पर बहस करती हैं। कात्या को डर है कि अगर उसे अभी भेज दिया तो वह उसे फिर कभी भी नहीं पा सकती। रीता, एक और अन्य नर्स, बड़बड़ाती है कि कमांडर एक जिद्दी अधिकारी है जो कभी नियमों को नहीं तोड़ता। सैनिकों को भी सरजई से लगाव हो गया है। यागोर मक्सिमोविच पूरी सैनिक यूनिट की ओर से बोलते हुए कमांडर से आग्रह करते हैं कि वे लड़के को उनके पास रहने दें। वे उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वे लड़ रहे हैं, उनके बच्चों के लिए जो घर पर इंतजार कर रहे हैं, वे नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं और वे अपना भविष्य जिसके लिए वे खुद को बलिदान कर रहे हैं। लेकिन कमांडर का बच्चे को देखने का नजरिया अलग है। वह जानता है कि लड़के को युद्ध के बीच में रखना बहुत खतरनाक है। फिर एक हमला होता है। कात्या घायल सैनिक को खाइयों से खींचती है। कात्या घायल हुए सैनिकों को सुरक्षित टेंट में ले जाती है।
जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो सरजई अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। कैंप में ऐसे घूमता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमांडर लकड़ी की बनी हुई पिस्तौल एक यादगार के तौर पर देता है। सरजई हिचकिचाता है, उसकी आवाज में भावनाएं भर जाती हैं, क्योंकि वह यहां से जाने से डरता था। कमांडर उसके शब्दों से प्रभावित होता है। इस लड़के के लिए कुछ अलग महसूस करता है, क्योंकि उस लड़के का इंतजार करने वाला कोई नहीं बचा है। सरजई को दूर भेजने के बजाय कमांडर कैटोफ एक अप्रत्याशित निर्णय लेता है। वह उसे गोद लेने की पेशकश करता है, जिसे बाकी सैनिक बहुत खुश होते हैं। याकोव मिच को सरजई के लिए नई वर्दी बनाने का काम दिया जाता है। सरजई शांतिपूर्ण अपनी मां का सपना देखना जारी रखता है। उसी समय कैटोफ मेडिकल टेंट में चला जाता है। सुबह सुबह कैटोफ उसे एक आश्चर्य के साथ जगाता है। असली सैन्य वर्दी को लड़का उत्सुकता से इसे पहनता है। इससे पहले कि वह अपने नए पोशाक का आनंद ले सके, दुश्मन के विमान हमला करते हैं। शिविर में अराजकता फैल जाती है, क्योंकि बम उनके चारों ओर फट जाते हैं। सरजई युद्ध के मैदान से भागता है। धुएं में लाशें, अपने परिवार के लोगों को खोने से भयभीत एक फील्ड मेडिकल उसे घबराने के लिए डांटता है और उसे बताता है कि युद्ध में केवल एक ही काम करना है, जीत पर विश्वास करना और हर संभव मदद करना। फील्ड मेडिकल की सलाह के बाद सरजई मेडिकल टेंट में घायलों के लिए पानी लाना शुरू करता है। क्षतिग्रस्त आंखों वाला एक सैनिक उसे घर से आए हुए एक पत्र को पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन लड़का पढ़ना नहीं जानता था। जल्दी से सोचते हुए वह भावुक कहानी सुनाने लग जाता है, जिससे सैनिक को हंसी आने लगती है। फिर वह उनके लिए एक गाना गाता है। उस रात बाद में उनके आसपास के दर्द के बावजूद सैनिकों का उत्साह बढ़ने लगता है। कात्या उसे अपनी गोद में आराम करवाती है। उसी समय कैटोफ भी वहां आ जाता है, जिसे सरजई अचानक जाग गया और केवल एक ही बात पूछता कि क्या उन्होंने दुश्मन को हरा दिया है। फिर वह कमांडर कैटोफ को पापा कहने लगता है। लड़का गर्व से अपने डर पर काबू पाने के लिए घोषणा करता है कि वह कैटोफ का सहायक बनना चाहता है, ये समझाते हुए कि युद्ध में हर किसी की अपनी भूमिका होती है। वह पूछता है कि उसकी वर्दी किसने बनाई। उसका धन्यवाद देने के लिए उत्सुक वे शिविर से गुजरते हैं और याकोव मिच के तंबू के खंडहरों तक पहुंचते हैं। सरजई लगातार सैनिकों की नकल करना जारी रखता है, जैसे दाढ़ी सेव करना, उनको सलामी देना। अपने वास्तविक कर्तव्य के लिए पहले तैयार होता है। कैटोफ अंत में उसे विभिन्न इकाइयों को मेल पहुंचाने का एक आधिकारिक कार्य देता है। सैनिक को जब उनके घर से पत्र मिलते हैं तो वह बहुत खुश होते हैं। परंपरा के अनुसार जिन्हें मेल मिलता है उन्हें उत्सव के रूप में नृत्य करना चाहिए, जिससे सरजई को यह मनोरंजक और हृदय स्पर्शी लगता है। एक दिन दूरबीन के साथ नदी के पास घूमते हुए उसे कुछ असामान्य दिखाई देता है। एक पैर हैस्ट स्टैक से बाहर निकलता है, वापस कैंप की ओर भागता है। वह आंद्रे को इस बारे में सूचना देता है और स्काउट्स को जांच करने के लिए मना लेता है। इस बीच कैटोफ और उसका ड्राइवर कात्या और रीता को ले जाता है, जो जामुन इकट्ठा करने के लिए बाहर गए थे। रीता ने चंचलता से कैटोफ से पूछा कि घर पर उसका इंतजार कौन कर रहा है, लेकिन उसने बस इतना कहा कि उसके पास कोई नहीं है। स्काउट्स हैस्ट स्टैक तक पहुंचते हैं और उसे आग लगा देते हैं, जिससे दो छिपे हुए दुश्मन स्काउट से बाहर निकल आते, जिन्हें तुरंत पकड़ लिया जाता है। सरजई अपने मेल ड्यूटी पर लौटता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सभी सैनिक अपना पत्र प्राप्त करने और नृत्य करने के लिए वापस नहीं आते हैं, तो उसे बहुत बुरा महसूस होता है। उसके किए गए प्रयासों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और वह एक असली हथियार और एक आधिकारिक रैंक पाने के लिए तरसता है। आखिरकार गोद लेने के कागजात आ जाते हैं। सरजई आधिकारिक तौर पर रेजिमेंट के साथ रह रहा है। उत्साहित कैटोफ और सरजई गोद वाली खबर को कात्या के साथ साझा करने के लिए जल्दी करते हैं। वे उसे ढूंढते हैं जो नदी के पास बैठी हुई थी, लेकिन वे अकेले नहीं हैं जो उसे ढूंढ रहे हैं। एक सैनिक केटस उसका पीछा कर रहा है और जैसे ही वह असहज होती है, सरजई केट्स को बाधित करने के लिए दौड़ता है और दूर से देखता है कि वह कुछ नहीं करता है, जिसके कारण वह आगे बढ़ने में संकोच करता है। केट्स एक और लड़ाई के दौरान स्थिति से बचता है। सरजई बहादुरी से गोला बारूद को दुश्मन की आग के नीचे खाइयों में पहुंचाता है। यागोर मैक्सिमोविच उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित है, उसे कमांडर के बंकर में शरण लेने का आदेश देता है, लेकिन लड़का इसके लिए मना कर देता है। लेकिन एक वरिष्ठ से आदेश मिलने के कारण उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। अनिच्छा से सरजई आज्ञा का पालन करता है और बंकर से लड़ाई को देखता है। जब इकाइयों में से एक संचार टूट जाता है, कैटोफ रेडियो ऑपरेटर को इसे ठीक करने का आदेश देता है। सरजई पीछे नहीं रहना चाहता है तो मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प से बाहर निकलता है। वह टूटे हुए तार को ढूंढता है और खाई के माध्यम से रेंगता हुआ टूटे हुए तार की ओर जाता है। एक घायल सैनिक से पूछता है कि केबल को फिर से कैसे जोड़ा जाए और लड़का सावधानी से तार को जोड़ देता है। युद्ध के बाद सरजई एक सैनिक के बगल में बैठा है और तारामंडल में सितारों को देख रहा है। उसे एक माँ और बेटी दिखाई देती है,
लेकिन पिता कहाँ है? उसके विचार बदल जाते हैं। युद्ध और बहादुरी से परे वह प्यार के बारे में सोचना शुरू कर देता है। किसी से प्यार करने का क्या मतलब है? यह सवाल उसके दिमाग में तब तक बना रहता है जब तक कि अगले दिन वह कात्या के पास यह दावा करते हुए नहीं पहुंच जाता कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। मतलब सरजई यहाँ कैटोफ के बारे में कह रहा था। कात्या घबराकर सब कुछ छोड़कर मदद करने के लिए जाती है और वो वहां पहुंचकर देखती है कि कैटोफ तो शांति से सो रहा था। इसका मतलब सरजई ने उससे झूठ बोला था। सरजई की सोच थी कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाए, लेकिन कैटोफ चुप रहता है। कात्या शर्मिंदा और निराश होकर वहां से चली जाती है और कैटोफ कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद आखिरकार उसका पीछा करता है। शिविर में एक नया आगमन किया नामक एक प्रशिक्षक सैनिक सरजई को प्रशिक्षित सेवा कुत्तों से परिचित कराता है। सरजई इन कुत्तों के काम से मोहित हो जाता है। इन कुत्तों का कार्य होता है जैसे युद्धकार की देखभाल, प्राथमिक चिकित्सा आपूर्ति और घायल सैनिकों को जगाए रखने में सहायता करता है। उन्हें काम करते हुए देखता है। उसे एहसास होता है कि जानवरों की भी युद्ध में अहम भूमिका होती है। वे अपने कौशल का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक हैं। सरजई कुत्तों द्वारा खींची गई स्लेज पर सवारी करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वे कुत्ते चलते हैं, एक आवारा बिल्ली उनके रास्ते में आ जाती है, जिससे कुत्ते पागल हो जाते हैं और भाग जाते हैं और सरजई को सीधे एक माइनफील्ड की ओर घसीटते हुए ले जाते हैं। अंत में रिजो अपनी मोटरसाइकिल पर तेजी से आता है और कुत्तों के रास्ते को रोककर लड़के को बचा लेता है। इसी बीच कैटोफ और कत्या फिर से मिलते हैं। वह अपने सामान्य युद्ध क्षेत्र के आत्मविश्वास को उसके सामने ढहता हुआ देखता है, लेकिन इस बार वह कुछ कहने में सफल हो जाता है। उनका पल तब छोटा हो जाता है जब आदेश आता है कि रेजिमेंट को इस जगह को खाली करके दूसरी जगह जाने के आदेश आ जाते हैं। सैनिक एक ग्रामीण सड़क पर आगे बढ़ते हैं। अंततः एक गांव में रुकते हैं जहां वे स्थानीय लोगों से मिलते हैं। सरजई अपनी उम्र के बच्चों से मिलता है। जब वे गर्म रसोई में बैठे हुए होते तभी घर का मालिक फर्श में एक छेद की ओर इशारा करता है। एक जर्मन बम का अवशेष जो छत और फर्श को चीरता हुआ गिरा, लेकिन भाग्य से वो वहां विस्फोट नहीं हुआ। सभी बाहर जाते हैं। बम को सावधानी पूर्वक हटा दिया गया और खतरे को दूर करने के साथ रेजिमेंट ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, काफिला एक बारूदी सुरंग से टकराता है। विस्फोट में सरजई वाहन से उड़ता हुआ नीचे गिरता है, लेकिन चमत्कारिक रूप से सरजई सुरक्षित बच जाता है। वे लड़ाई जारी नहीं रखेंगे। उनके लिए युद्ध समाप्त हो गया है। रेजिमेंट अंततः मुख्य सेना शिविर में पहुंचती है, जहां सरजई और कैटोफ को जनरल के सामने लाया जाता है, जो हमेशा जिम्मेदारी के लिए आगे रहते हैं। लड़का एक और काम मांगता है और उसे दूसरी कंपनी में उनके उपकरणों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया जाता है। लेकिन जब वह पहुंचता है तो सैनिक उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। आपूर्ति की जांच करने के बजाय वे उसे चाय और चॉकलेट देते हैं। छोटे लड़के द्वारा सैनिक की भूमिका निभाने से खुश होते हुए भी सरजई स्वयं को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जब समय आता है तो वह उपहार लेने से इनकार कर देता है। सरजई पढ़ना लिखना नहीं जानता, लेकिन साधन संपन्न लड़का इसके लिए एक रास्ता ढूंढ लेता है। वह एक अधिकारी से फटे हुए जूतों वाले सैनिकों की सूची बनाने के लिए कहता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें प्रतिस्थापन मिल जाए। जनरल उसकी पहल से प्रसन्न होता है, लेकिन सरजई इससे भी बड़ा अवसर देखता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के वह उच्च पदस्थ अधिकारी से मिलता है और अपने पिता और कात्या की शादी करने की आधिकारिक अनुमति मांगते हुए एक साहसिक अनुरोध करता है। सरजई को डिवीजन गार्ड की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, जो उनकी बहादुरी की एक प्रतिष्ठित मान्यता है। सरजई हमेशा सपने देखने वाला व्यक्ति की कल्पना करता है कि वह अपने सभी साथियों के सामने सम्मान का पदक प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। जब वह रैंकों से आगे बढ़ता है तो वह उन लोगों के चेहरे देखता है जो उसके परिवार बन गए हैं। आंद्रे, जिसने उसे सबसे पहले पाया, दयालु रिजो, बुद्धिमान याकोब मोइच को देखता है। वे सभी उसे गर्व से देखते हैं, लेकिन जैसे ही वह अपने सपनों में खो जाता है, कठोर वास्तविकता टूट जाती है। वह और निकोलाई एक सीधे हवाई हमले में फंस जाते हैं। विस्फोटों से जमीन हिल जाती है और जब सरजई एक खाई में छिपने के लिए भागता है तो वह डर के मारे देखता है कि कमांडर का बंकर ढह जाता है। सरजई मलबे की ओर भागता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है और निकलोई को फंसाने वाली भारी बीम को हटाने का प्रयास करता है। उसके छोटे हाथ लकड़ी को पकड़ते हैं, जिसे उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। निराश होकर वह मदद के लिए दौड़ता है। सैनिक घटनास्थल की ओर दौड़ते हैं और मलबे से अपने कमांडर को निकालने में सफल हो जाते हैं। निकोलाई गंभीर रूप से घायल है। कमांडर हॉस्पिटल में भर्ती रहता है। कात्या उसकी देखभाल करती है। सरजई उसे मिलने आता है।
लड़का घायल कमांडर जो उसका पिता बन गया है, उसे देखकर वह अभिभूत हो जाता है और अपने आंसू रोक नहीं पाता है। कमांडर उसे याद दिलाता है कि बहादुर कभी रोते नहीं हैं और इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।